प्रश्न 24। मादक द्रव्य व्यसन क्या है? इसके कारणों एवं दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। What is drug addiction? Explain its causes and evil consequences. उत्तर, मद्यपान का तात्पर्य मादक द्रव्य वस्तुओं के सेवन से है। भारत में लंबे समय से मादक द्रव्य वस्तुओं जैसे भांग, गांजा, अफीम, कोकीन, शराब आदि का सेवन लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से किया जाता रहा है। आज भी मद्यपान का प्रचलन विभिन्न उत्सवों में होता है। शादी विवाह में तथा आनंद प्राप्त करने के लिए भी लोग मद्यपान करते हैं। आधुनिक युग में मद्यपान उच्च लोगों की प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया है। निम्न से निम्न लोग और उच्च से उच्च लोग आज सभी मद्यपान की समस्या से ग्रसित हैं और दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। मद्यपान एक सामाजिक समस्या के रूप में जटिल समाज की देन है। आदिम जातियां अपने छोटे छोटे समूह में अनेक सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर मद्यपान किया करती हैं। इसे असामाजिक नहीं माना जाता, परंतु आज के जटिल समाज में इसने एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया है। अत्यधिक मद्यपान के कारण व्यक्ति का अपने प्राथमिक समूह से संबंध विच्छेद हो जाता है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इस प्रकार उनका व्यवहार असामाजिक हो जाता है। मद्यपान पारिवारिक विघटन का एक प्रमुख कारण है। सामाजिक विघटन और मद्यपान। सोशल डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्कोहलिज्म। सामाजिक विघटन के रूप में मद्यपान निम्नलिखित बातों को प्रकट करता है। 1. व्यक्ति पर प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप्स के प्रभाव की कमी। 2. व्यक्ति पर द्वितीयक समूहों सेकेंडरी ग्रुप्स का अधिक प्रभाव। उस अवस्था में जबकि अन्य समूहों का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक बढ़ता जाता है, पारिवारिक कार्यों से वह उदासीन हो जाता है। धार्मिक बंधन उस पर कम हो जाते हैं तथा वह पड़ोस के संबंधों से दूर हो जाता है। व्यक्ति मद्यपान अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए भी करता है जो उसे अपने परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों से उपलब्ध नहीं होती। जटिल समाज अनेक प्रकार के सामाजिक और मानसिक तनाव को उत्पन्न करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। परेशानियां, चिंता, दुख व्यक्ति में रोषपूर्ण अवस्थाओं का सृजन करते हैं। ऐसी अवस्था में मद्यपान से व्यक्ति को राहत मिलती है, लेकिन मद्यपान द्वारा व्यक्ति को कृत्रिम उत्तेजना मिलती है। उसमें जो कुछ भी मानसिक परिवर्तन होता है वह अस्थायी होता है, अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। उसे नशा होता है। नशे की हालत में व्यक्ति बौद्धिक विवेक खो बैठता है और बहुत से ऐसे काम कर बैठता है जो अनुचित होते हैं। इसी कारण प्रत्येक काल में शासन द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार मद्यपान या मादक द्रव्य वस्तुओं का सेवन यदि भारत का श्रमिक थकान मिटाने के लिए करता है तो उच्च लोग आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। भारत में अनेक युवक और युवतियां यौन आनंद और उत्तेजना के लिए मद्यपान करते हैं। मद्यपान के परिणाम। रिजल्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। 1. वैयक्तिक विघटन। व्यक्तिगत कारणों से भी व्यक्ति कभी कभी शराब पीना आरंभ कर देता है। धीरे धीरे शराब सेवन की उसकी आदत पड़ जाती है और शनैः शनैः वह आदी हो जाता है तथा उसकी वृद्धि कम हो जाती है। बुद्धि का विकास कम होता है। भले बुरे का ज्ञान न रह जाने के कारण व्यक्ति न तो समाज का ध्यान रख पाता है और न अपने परिवार के बाल बच्चों पर ध्यान दे पाता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मुकाबला करने से कतराने लगता है। फलस्वरूप वैयक्तिक विघटन होता है। धिक्कार है हम पर। 2. पारिवारिक विघटन। व्यक्ति जब शराबी हो जाता है तब उसे केवल मद्य का प्याला ही याद रह जाता है, बाकी सारी जिम्मेदारियां प्रायः भूल ही जाता है। अपने नैतिक स्तर से गिर जाता है, तब पारिवारिक तनाव उत्पन्न होता है। शराब के प्यालों की धुन से अधिक तंगी के कारण यही तनाव इतना अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। इस प्रकार तलाक देने या पति पत्नी में से किसी एक की आत्महत्या से पारिवारिक विघटन हो जाता है। इस प्रकार मद्यपान पारिवारिक विघटन में सहायक होता है। 3. सामाजिक विघटन। मद्यपान जब व्यक्ति और परिवार को ही विघटित कर देता है तब समाज उससे अछूता नहीं रह सकता। जिस समाज में विघटित सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी उस समाज पर सामाजिक जीवन स्वतः असंतुलित और विघटन की अवस्था में आ जाएगा। यही सामाजिक विघटन का कारण है। व्यक्ति का अपने निर्धारित पदों और कार्यों का निर्वाह उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से न करना समाज का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है। जब व्यक्ति और परिवार का विघटन होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि उससे निर्मित हर समूह, समुदाय, संस्था विघटन की अवस्था में होंगे। बात तो सही है। 4. नैतिकता का ह्रास। मद्यपान करने वालों से नैतिकता की बात कही ही नहीं जा सकती। व्यक्ति को शराब बुद्धिहीन या बुद्धि को कमजोर बना देती है। व्यक्ति जब शराब के नशे में होता है तो उसमें यह सोचने की शक्ति नहीं रह जाती कि नैतिकता क्या है।
सेल्विन का कहना है कि ऐसे शराबी आत्महत्या, डकैती, बलात्कार आदि व्यवहार करते पकड़े गए हैं। शराबी का ही मात्र नैतिक पतन नहीं होता, वरन उसके पूरे परिवार का नैतिक पतन होता है। उद्धरण चिन्ह .5 आर्थिक पतन। शराबी अपनी शराब के लिए जमीन, मकान, अन्य जायदाद, यहाँ तक कि अपने बीवी के गहने तक बेच देता है। शराबियों का आर्थिक जीवन अत्यंत कष्ट में होता है। बुरी चीजों की लत निरंतर आर्थिक पतन की ओर व्यक्ति को ले जाती है। व्यक्ति पैसे पैसे के लिए मुहताज हो दूसरे का मुंह देखने लगता है। इस प्रकार नशा व्यक्ति के आर्थिक जीवन को खोखला कर देता है। पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता है। आर्थिक पतन के गड्ढे में पड़कर व्यक्ति यूं ही दम तोड़ देता है। 6 अपराधों में वृद्धि। मद्यपान के बाद व्यक्ति की मानसिक दशा ठीक नहीं रहती। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। घातक आक्रमण ही शराबी का अपराध है। अत्यधिक मद्यपान से व्यक्ति का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसे अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। संतुलन खो जाने पर व्यक्ति अपराध करता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 7 स्वास्थ्य हानि। शराब का सबसे बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, विशेषकर उस अवस्था में जब उसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए। अधिक मद्यपान से असाध्य रोग, लीवर की खराबी, क्षय रोग भी हो सकते हैं। शराब व्यक्ति को इतना कमजोर बना देती है कि वह बीमारियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाता। अधिक मद्यपान से केवल शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोग भी होते हैं। शराबी का मस्तिष्क इतना असंतुलित हो जाता है कि उसमें निर्णय लेने, आत्मसंयम करने तथा मस्तिष्क को किसी भी काम करने की शक्ति नहीं रह पाती है। 8 कार्य कुशलता का ह्रास। मद्यपान से व्यक्ति का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जाता है। मिलों तथा कारखानों के श्रमिक अपनी थकान दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं, परंतु इससे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। फलतः व्यक्ति काम करने से जी चुराता है। इस प्रकार सुचारू रूप से काम करने में वह अपने को असमर्थ पाता है। भारत में मद्यपान और उसकी रोकथाम। अल्कोहलिज्म इन इंडिया एंड इट्स प्रिवेंशन। प्राचीन समय में ही भारत में मादक पदार्थों के सेवन को अनुचित माना जाता रहा है। जब भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई तो इसके साथ साथ शराबवृत्ति भी बढ़ती गई और इसने एक सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया। हिप्पी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज नगरों में अनेक युवक एवं युवतियां मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। 1972 में 6 करोड़ 19 लाख लीटर, 1977 में 6 करोड़ 80 लाख लीटर, 1981 में 8 करोड़ 90 लाख लीटर तथा 1985 में 11.29 करोड़ लीटर शराब बनाई गई। ये आंकड़े वैध शराब के हैं, अवैध रूप में बनने वाली शराब का अनुमान लगाना कठिन है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में शराब का प्रयोग काफी होता है। अंग्रेजों ने आबकारी कर लगाकर मद्य को आय का एक साधन बनाया और आज तो यह राज्यों की आय के प्रमुख स्रोतों में से है। मद्य निषेध के लिए समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से प्रयत्न किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में मद्य निषेध को प्रमुख स्थान दिया। 1920-21 तथा 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्रा था। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरने दिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। मद्यपान के निराकरण के उपाय। मेजर्स ऑफ एब्रोगेशन ऑफ अल्कोहलिज्म। विभिन्न प्रकार की मादक वस्तुएं जो हानिकारक होती हैं, उनके बनाने, विक्रय करने तथा उपयोग करने में वैधानिक नियमों द्वारा रोक लगाना ही मद्यपान निषेध कहलाता है। समस्त प्रकार के नशीले मादक द्रव्यों को औषधि के अतिरिक्त उपयोग करना दंडनीय होता है। भारतवर्ष में मद्य निषेध के संबंध में अंग्रेजी शासनकाल में भी अनेक प्रयास शासकों का मुख्य उद्देश्य था। कम मद्यपान से अधिक आय प्राप्त करना, किंतु यह नियम सफलता न प्राप्त कर सका और मदिरापान की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई है। जो मद्यपान नहीं करते उनके लिए पीने का प्रलोभन न दिया जाए और अधिक मद्यपान करते हैं उन्हें निरुत्साहित किया जाए तथा जो कम मात्रा में मद्यपान करते हैं उनके प्रति शासन मौन रहेगा। इस आबकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिए मादक वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए जिससे आय में वृद्धि होगी। भारतवर्ष के धार्मिक संप्रदायों का भी मद्य निषेध कार्यक्रम में विशिष्ट योगदान रहा है। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज ने मद्य निषेध आंदोलन में भाग लिया था। तत्कालीन समाज ने सरकार से मादक वस्तुएं तथा शराब के विक्रय प्रतिबंध लगाने की बात की है। सन 1930 में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसमें गांधी जी का मद्य निषेध अधिनियम लागू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात मद्य निषेध के पक्ष में क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुए, क्योंकि कांग्रेस के आदर्शों के अनुरूप संपूर्ण भारत में पूर्ण मद्य निषेध की नीति को कार्यान्वित करना चाहती थी। एक मद्य निषेध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास का एक प्रमुख अंग माना जाए।
2 अप्रैल 1958 तक संपूर्ण राष्ट्र में मद्य निषेध की घोषणा कर दी जाए तथा इस कार्य हेतु प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय समिति की स्थापना की जानी चाहिए। समझ रहे हो? 3 वर्ष 1955-56 के समाप्त होने के पूर्व ही केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि मद्य निषेध राष्ट्रीय नीति है। 4 जिन राज्यों में मद्य निषेध का प्रारंभ हुआ हो उन राज्यों में अप्रैल 1956 से समस्त सार्वजनिक स्थानों तथा मनोरंजन गृहों में सामाजिक और धार्मिक उत्सव तक में ही मदिरा का सेवन न करने दिया जाए। 5 पूर्ण मद्य निषेध के लिए निम्न कार्यों को किया जाए। ग्राम और नगरों में मंदिरा की दुकान कम कर दी जाए। 6 अप्रैल 1956 से समस्त नशीली मादक वस्तुओं से संबंधित प्रचार प्रसार, विज्ञापन और आकर्षण बंद होना चाहिए। 7 शासकीय सेवा के नियमों में यह निर्धारित कर दिया जाए कि शासकीय कर्मचारी मद्यपान सकते नहीं कर जाए। 8 पूर्ण मद्य निषेध नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी किसी को रुग्णीकृत पत्र न दिया। 9 मद्य निषेध को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षणात्मक तथा वैज्ञानिक उपायों द्वारा जनता को जागृत करना चाहिए तथा राज्य के नशा निषेध बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। 10 मादक वस्तुएं शराब, अफीम, गांजा, चरस आदि की दुकानों की संख्या को कम किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 11 मद्यपान संबंधी विज्ञापनों को बंद करना। 12 सार्वजनिक स्थानों, होटल, क्लब आदि में रोक लगाना। 13 नई शराबों की दुकानें नहीं खोलना। 14 शासकीय कर्मचारियों को सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानों अथवा ड्यूटी समय में मद्यपान को अपराध मानना। 15 वाहन चालकों तथा पायलटों आदि के मद्यपान करने पर उनके लाइसेंस रद्द करना। 16 विभिन्न क्षेत्रों में वेतन के दिन शराब की बिक्री बंद करना। 17 विद्यालय, धार्मिक स्थल, श्रमिक बस्ती तथा आबादी क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करना। 18 उद्योगों, सिंचाई संस्थाओं से शराब की दुकानें दूर करना। 19 नशे के विरुद्ध प्रचार करना। 20 मद्य से संबंधित अपराधियों को प्रभावशाली ढंग से पकड़ने हेतु पुलिस बल की व्यवस्था करना। 21 मद्यपान उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति न देना। 22 सार्वजनिक ख्याति प्राप्त नेता मद्यपान के विरुद्ध प्रचार कर अपने व्यक्तिगत आचरण से उदाहरण स्थापित करें। इसका हल शासकीय और कानूनी प्रयत्नों से नहीं, बल्कि इसका समाधान परिवार, समुदाय, ऐच्छिक संगठनों, चिकित्सा विभाग तथा कल्याणकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। लोग शराब क्यों पीते हैं? मद्यपान के कारण। Why people drinking? Causes of alcoholism। यहाँ प्रश्न उठता है कि शराब की अनेक बुराइयों के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है, फिर भी वे इसकी ओर इतना अधिक आकर्षित क्यों है? वे कौन से कारण हैं जो लोगों को शराब पीने को प्रेरित करते हैं? हम यहाँ मद्यपान के विभिन्न कारणों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। 1. शराब एक दवा के रूप में। अल्कोहल इज अ मेडिसिन। ग्रामीण लोग शराब का प्रयोग एक दवा के रूप में करते हैं। यह एक उत्तेजक और पौष्टिक पदार्थ माना जाता है। सर्दी के प्रभाव को खत्म करने, सर्प विष को दूर करने, प्रमेह, मलेरिया और अनेक अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 2. अज्ञानता के कारण। ड्यू टू इग्नोरेंस कुछ लोगों में एक गलत धारणा फैली हुई है कि शराब शक्ति प्रदान करती है, अतः लोग काम पर जाने से पूर्व शराब पीते हैं। 3. आर्थिक परिस्थितियां। इकोनॉमिक कंडीशंस। धनवानों की तुलना में गरीब लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं क्योंकि वे जिन परिस्थितियों में रहते और काम करते हैं, उसके डैक को भुलाने के लिए वे साधारणतः शराब का सहारा लेते हैं। दिवाला निकल जाने एवं आर्थिक संकट के समय भी व्यक्ति शराब पीने लगता है। 4. फैशन। शराब का प्रयोग दिनों दिन एक फैशन बनता जा रहा है। कुछ लोग उत्सवों के अवसर पर या मेहमानों या मित्रों का साथ देने के लिए शराब का प्रयोग करते हैं। 5. वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी। इनहेरेंट नर्वस डिफेक्ट्स। कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही स्नायुविक कमजोरियां होती हैं। वे अपने को समाज में रहने के अयोग्य समझते हैं। सामाजिक जीवन से छुटकारा पाने की मनोवृत्ति, एस्केपिज्म के कारण वे शराब का प्रयोग करने लगते हैं। 6. मित्रता एवं आमोद प्रमोद। कंपेनियनशिप एंड फन। डॉक्टर काल्विन का मत है कि शराब का प्रयोग मित्रता निभाने के लिए किया जाता है। जर्मन लोगों की मान्यता है कि मित्रता, मजाक और प्रमोद, जिसे वे जर्मटलिचकेट कहते हैं, के लिए शराब पी जाती है। प्रफुल्लता और मौज मस्ती के लिए भी शराब पी जाती है। 7. आपत्ति के कारण। मिजरी ड्रिंकिंग। डॉक्टर बोनगर का मत है कि व्यक्ति आपत्तियों एवं चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए शराब का प्रयोग करता है, इसलिए ही शराब को संकट का पेय कहते हैं।
8 सामाजिक अपर्याप्तता, सोशल इनएडिक्वेंसी, मित्रों में संघर्ष, पति पत्नी में तनाव, तलाक, मनमुटाव, प्रेम में असफलता, अधिक काम और वातावरण में अचानक परिवर्तन आदि के कारण व्यक्ति अपने आप को ढकी एवं इन परिस्थितियों से मुकाबला करने में असमर्थता महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वह शराब का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। 9 व्यवसाय और व्यापार, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, व्यापारी अपना सौदा तय करने के दौरान भी शराब पीते हैं। व्यापार में सफल होने या लाभ कमाने की खुशी में भी शराब का प्रयोग किया जाता है। एलियट व मेरिल कहते हैं कि मुख्यतः औद्योगिक क्रांति के उपरांत अनेक व्यक्तियों के लिए शराब संकट पे बन गई है। काम के लंबे घंटे, अपर्याप्त भोजन, आर्थिक अस्थिरता, काम का भारी बोझ, आवास की बुरी स्थिति, अज्ञानता आदि के कारण बहुत से लोग इस संकट पे के शिकार बनते हैं। 10 गंदी बस्ती और मनोरंजन के अभाव के कारण, स्लम्स एंड लैक ऑफ रिक्रिएशन, सैमुअल स्माइल्स एवं लेडी वेल ने इंग्लैंड में शराब और गंदी बस्ती के सहसंबंध का अध्ययन किया। इन अध्ययनों में यह पाया गया है कि गंदी बस्तियों और अनुचित निवास के कारण लोग अधिक शराब पीते थे, जिससे कि वे अपने दैकपूर्ण निवास को भुला सकें। मनोरंजन के अन्य सस्ते और उपयुक्त साधनों के अभाव में बोतल ही व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव, LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है परिता आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है।